व्यू 360 में लाहौर में कोरोना की सूरत-ए-हाल पर एक नज़र। बलूचिस्तान के चमन बॉर्डर पर मजदूरों को रोजगार कमाने में मुश्किलात क्यों? इस चमन में इतना बेरोजगारी है, लोग इन पर मजबूर है जो खुदकशी कर ले। किसी के पास इतना पैसे नहीं जो अपना घर में कोई राशन ले जावे। और जानेंगे कि अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के बारे में मुस्लिम अमेरिकन क्या सोचते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। जिस तरह अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में कारोबार बतदरीज खुल रहे हैं, वैसे ही वॉइस ऑफ अमेरिका के दफ्तर में भी स्टाफ को मुख्तलिफ मरहलों में वापस बुलाने का अमल शुरू हो गया है। लेकिन जब तक हम अपने स्टूडियो से आपके लिए ये शोज़ पेश नहीं कर सकते, हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक तमाम अहम खबरें पहुँचाने का सिलसिला बग़ैर तातुल के इसी तरह जारी रहे। अब जिक्र करते हैं अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल का। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अमेरिका में कोविड-19 के केसेस की तादाद में ड्रामाई इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद वबाई अमराज से निमटने के लिए अमरीकी इदारे के सरबराह डॉक्टर एंथनी फाउची ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीका घुटनों घुटनों तक वबा में डूबा हुआ है, जिसके बाद मुताद्दिद शहरों की मकामी हुकूमतें एक बार फिर अवामी मकामात बंद करने पर गौर कर रही हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में नौजवानों में कोविड-19 के केसेस में इजाफे और हस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ने से दारुल-हुकूमत एक बार फिर काम पर आने वालों के लिए बंद किया जा रहा है। रियासती इंतजामिया शराब खानों और रेस्टोरेंट्स पर नई पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है। रियासत की असम्बली की एक रुकन और स्टाफ के 4 और अफराद के मुस्बत टेस्ट आने के बाद रियासती कैपिटल की इमारत और स्पीकर के दफातर को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में देखने में आई है जब अमरीका भर में लोग 4 जुलाई को आज़ादी का दिन मनाने में मसरूफ थे और कई मकामात पर इज्तिमाआत हुए। अमरीकी रियासत एरिज़ोना के शहर फीनिक्स की मेयर ने वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि उनके शहर में कारोबार कब्ल अज़ वक्त खुल गए हैं। We had crowded nightclubs handing out free champagne, no masks. हमारे यहाँ क्लब्स खुले हैं जहाँ किसी ने मास्क नहीं पहना। 20 से 40 बरस की उम्र के अफराद में वायरस की शरह ज्यादा हुई है। हमने देखा है कि लोग बड़ी पार्टीज में शिरकत कर रहे हैं और दूसरों तक ये वायरस पहुँचा रहे हैं। हमें टेस्टिंग से मुतालिक बहरान का सामना है। We are in a crisis related to testing. कई रियासतों में वायरस के केसेस में इजाफे के बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे इक़दामात पर जोर दिया है जो वैक्सीन की तैयारी से कबल कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। This is a very rapidly moving epidemic. ये बहुत तेजी से फैलने वाली एक आलमी वबा है। कोई भी हलाकत, कोई भी केस अफसोसनाक है और हम इसकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं। मैं अमरीकी अवाम से कहूँगा कि वो CDC की हदायत पर अमल दरामद जारी रखें और मुकामी और रियासती हुकूमतों के अहकामात पर अमल करें। अमरीका में वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कई यूरोपीय और दूसरे ममालिक वायरस पर कामयाबी से काबू पा चुके हैं, जबकि अमरीका अब भी इसके खिलाफ जदोजहद कर रहा है। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कोविड-19 बज़ाते खुद एक इम्तिहान है, जिसके दौरान एक जानिब तो हस्पतालों में बिस्तरों, अद्वियात और वेंटिलेटर्स की अदम दस्तयाबी की शिकायत मिल रही हैं, तो दूसरी जानिब पंजाब के महकमा सेहत को शिकायत है कि उन्हें सिर्फ कोरोना वायरस ही से नहीं बल्कि अफवाहों से भी लड़ना पड़ रहा है। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल और डॉक्टरों पर इसके दबाव का अहवाल बता रही हैं समन खान अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके बदामी बाग के रफीक मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टरों ने कोविड-19 की अलामतों के साथ आने वालों का बोझ मई के आखिरी दिनों में महसूस करना शुरू कर दिया था, जब उनके OPD में रोज़ाना आने वाले मरीजों की तादाद 200 से 300 तक पहुंच गई। लेकिन अफवाहों से डरे इन मरीजों की अक्सरियत कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने से कतरा रही थी। जब भी हम ये नाम लेते थे कि आप कोविड का टेस्ट करवा लें तो वो कहते थे नहीं जी हमने नहीं करना, आप इलाज कर। 95% तक तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनको आप बेसिक ट्रीटमेंट दें तो 10 से 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो हमने भी यही किया, सिवाय उन पेशेंट्स के कि जिनमें सांस की ज़्यादा तकलीफ़ हुई उनको हमने रेफ़र किया मेयो हॉस्पिटल वगैरह। महकमे सेहत पंजाब का कहना है कि लाहौर में कोविड-19 के मरीजों के लिए सहूलतों की फ़िलहाल कोई कमी नहीं। महकमे सेहत के मुताबिक मामूली अलामात के साथ आने वाले मरीजों के लिए 2419 बेड्स मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 250 से ज़ायद खाली पड़े हैं।
جبکہ انتہائی علامات کے ساتھ آنے والوں کے لیے تقریباً 500 بیڈز آکسیجن کی سہولت کے ساتھ موجود ہیں، جن میں سے نصف خالی ہیں۔ اس کے علاوہ 183 وینٹیلیٹرز میں سے 34 اب بھی دستیاب ہیں۔ نجی اسپتالوں میں علاج کے لیے دستیاب سہولتیں اس کے علاوہ ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ عوام کی شکایات حقائق پر مبنی نہیں۔ لیٹس سے یو ریچ اے ہاسپٹل، میں کوٹ کر رہی ہوں، جنا پہنچے، وہاں وینٹیلیٹر نہیں اویلیبل، تو ہم تو آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ 1122 کو فون کریں یا آپ انشور کریں کہ آپ ہماری جو ہیلپ لائن ہے اس پہ فون کریں، وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کس ہاسپٹل میں آنا ہے اور یو ول بی اکوموڈیٹڈ دیر۔ ماہرین صحت کے مطابق پاکستان میں کووڈ-19 کی دوسری لہر جولائی کے آخری اور اگست کے ابتدائی دنوں میں آ سکتی ہے۔ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ بیماری سے جڑے منفی رویوں نے ڈاکٹروں پر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ الزامات تو بہت زیادہ سامنے آئے ہیں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک ایسی بیماری آئی جس میں اٹینڈنٹس موجود نہیں ہوتے ساتھ، تو کیونکہ وہ باہر ہوتے ہیں اس لیے انہیں کچھ پتہ نہیں لگتا، تو وہ جو قیاسر آئی ہیں ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ کہ اگر آپ کسی کو کہیں بھی کہ اندر چلے جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کرونا نہ ہو جائے، میں تو نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے ایک بے یقینی کی صورتحال ہے، اور پریشر ڈیفینیٹلی ڈاکٹروں پہ آیا کہ جی ڈاکٹروں نے مار دیا۔ یہ جتنے بھی مریض آئے ہیں ان کی سیچوریشن 70-60 اس طرح ہیں، یعنی کہ ان کے پھیپھڑے آدھے سے زیادہ تقریباً متاثر ہوئے ہوئے تھے جب یہ ہسپتالوں میں پہنچے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق محکمہ صحت کو نئے آئسولیشن سینٹرز کی تعمیر پر رقم خرچ کرنے کی بجائے جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ 17 to 19 پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں، گورنمنٹ سیکٹر کے 7-8 ہمارے ساتھ میڈیکل کالجز ہیں، این جی اوز کے ہاسپٹلز ہیں جو کہ چل رہے ہیں ہاسپٹلز ہیں، ان کو صرف اور صرف ایک سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپتالوں میں ضروری ساز و سامان کی کمی کے ڈر سے لوگ ادویات اور وینٹیلیٹرز خرید کر گھروں میں بھی رکھ رہے ہیں۔ محکمہ صحت اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا مریضوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے ڈر کے مارے گھروں میں اپنا سامان رکھ لیے، یعنی کتنی اللہ کے اوپر نہیں اعتماد۔ اس وقت حکومت بہت محنت کر رہی ہے ان چیزوں کو مارکیٹ سے اٹھانے سے، آپ ان مریضوں کو نقصان دے رہے ہیں جن کی جان بچ سکتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں محکمہ صحت کو جنرل پریکٹیشنرز کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا۔ لاک ڈاؤن کے آغاز میں کلینکس بند کر دینے سے مریضوں نے اسپتال جانے کی بجائے عطائیوں کے پاس جانے کو ترجیح دی، جس کے نقصانات آئندہ دنوں میں نظر آ سکتے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ V360 کے تمام شوز کے علاوہ دیگر تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس۔ فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ بلوچستان میں چمن کے سرحدی علاقوں سے روزانہ ہزاروں مزدور روزگار کمانے افغانستان جاتے تھے، لیکن کرونا وائرس کے باعث ان کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی۔ چمن بارڈر اب ہفتے میں 6 دن کھلا رہتا ہے، لیکن پیدل آنے جانے والوں کے لیے صرف 1 دن مقرر ہے۔ اس پالیسی سے مزدوروں کی مشکلات میں کیسے اضافہ ہوا ہے، یہ جاننے کی کوشش کی ہمارے نمائندے مرتضیٰ زہری نے۔ بلوچستان کے ان مزدوروں کا روزگار 2 سرحدوں میں بٹا ہوا ہے۔ افغانستان کے سرحدی علاقے چمن کے ہزاروں مکین روزانہ روزگار کے سلسلے میں افغانستان جاتے ہیں، لیکن کرونا وائرس کے سبب عائد بندشوں سے ان کی یہ آمد و رفت رک گئی ہے۔ 4 مہینے ہو گیا بارڈر بند ہے۔ آپ دیکھ لیں اس علاقے میں کوئی باغ ہے، کوئی باغچہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر۔ ہمارا یہ روزگار تھا، جو ہم ادھر جانا تھا، صبح ادھر کمانا تھا، شام کو ادھر کھانا تھا۔ ابھی تو مسئلہ اور آ گیا، ہم لوگوں کا آدھا گاڑی ادھر ہے، آدھا ادھر ہے۔ 2-3 ہزار روپے ہم لوگوں نے لیڈی پر کما رہا تھا، ابھی اندازہ لگاؤ، یہ تو سارا بھوک سے مر جاتا ہے۔ خدا قسم ہم ایسا اگر آپ کو بتاتا ہے جو 3 مہینے میں اس نے اپنا گھر میں روٹی بھی نہیں پکایا ہے۔ اب چمن بارڈر تجارت کے لیے تو ہفتے میں 6 دن کھل رہا ہے، لیکن پیدل سرحد پار کرنے والوں کے لیے ہفتے میں صرف 1 دن مقرر ہے۔ مزدوروں کا مطالبہ ہے کہ آمد و رفت پہلے کی طرح بحال کی جائے۔ جس طرح پہلے یہ کورونا مرض کے پہلے دروازہ بند ہوا ہے 2 تاریخ پر 4 مہینے پہلے، اسی طرح کھل جائے۔ اگر اس میں دوسرا شرط وغیرہ ڈالتا ہے، یہ لوگ بھوک سے مر جاتا ہے کورونا کے بغیر۔ اس چمن میں اتنا بے روزگاری ہے، لوگ
इन पर मजबूर है जो खुदकशी कर ले, किसी के पास इतना पैसे नहीं जो अपना घर में कोई रेशन ले जावे। हमारा सारा सरमाया वहाँ पर फंस गया, क्यों हमारा जो था 25,000 बंदे सुबह जा रहा था, शाम को आ रहा था। उसने उधर किसी ने कंटेनर करना था, किसी ने तिजारत करना था, शाम को वापस अपना घर आ रहा था। अभी सारा जाम हो गया, जिसके पास था उसने खा लिया, अभी कोई उधार भी नहीं दे रहा है। मजदूरों की मुश्किलात के पेश नज़र बलूचिस्तान हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम की तर्ज पर माहाना फी मजदूर 20,000 रुपए देने का फैसला किया है। ताहम मजदूरों ने हुकूमत के इस फैसले को मानने से इनकार किया है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, चमन, बलूचिस्तान। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस का बजट ख़त्म करने के मुतालबे ने भी जोर पकड़ा और इसके लिए अब भी रोज़ाना की बुनियाद पर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। तो आइए चलते हैं न्यूयॉर्क शहर, जिसका पुलिस डिपार्टमेंट अमेरिका में सबसे बड़ा है। इसमें तकरीबन 36,000 एहलकार काम करते हैं और इस महकमे का सालाना बजट भी तकरीबन $6 अरब है। इस बजट में बड़ी कटौतियों के मुतालबे के साथ कई रोज़ से सिटी हॉल के बाहर एहतजाजी कैंप लगा हुआ है और ये बहस जारी है कि क्या पुलिस के बजट में कमी अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब कर सकती है। आइए जानते हैं कि इस बारे में वहाँ मुख्तलिफ हलके क्या कहते हैं। व्लादिमीर सांटो न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के बाहर उन सैकड़ों मुजाहिरीन में शामिल हो गए हैं जो अमेरिका में पुलिस के सबसे बड़े महकमे में बड़ी तब्दीलियों और उसके बजट में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। बहुत अरसा पहले एक पुलिस एहलकार ने मेरे भाई को 2 बार गोली मारी। उस वक्त से मैं उन्हें पसंद नहीं करता। न्यूयॉर्क सिटी के महकमा पुलिस का सालाना बजट $6 अरब से ज्यादा है। मुजाहिरीन चाहते हैं कि इस रकम में से कम $1 अरब पुलिस की बजाय समाजी खिदमात के प्रोग्रामों की तरफ मोड़ दिया जाए। शहर के मेयर भी ऐसा ही करना चाहते हैं। हम न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से इस रकम को नौजवानों की तरक्की और समाजी बहबूद की तरफ मोड़ेंगे। लेकिन कुछ पुलिस एहलकारों ने खबरदार किया है कि अगर बजट में बहुत ज्यादा कटौती हुई तो शहर में जुराइम में इजाफा हो जाएगा, खासतौर पर कत्ल की वारदातों में जो न्यूयॉर्क में पहले ही बढ़ रही हैं। लेकिन सिटी काउंसिल के एक रुकन रिची टॉरेस ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि बजट में कटौती करने का मकसद लोगों को कम महफूज बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें सिर्फ पुलिस से ही मदद ना मांगी जाए। There is a consensus for dramatically reducing the budget of the NYPD. न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के बजट को ड्रामाई तौर पर कम करने के लिए इत्तेफाक राय है, लेकिन हमें भी ये ख्याल खत्म करना होगा कि पुलिस को बुलाना हर मसले का हल है। कटौतियों का असर तो ये हो सकता है कि 1100 से जायद नए एहलकार भर्ती करने का मंसूबा मुलतवी कर दिया जाएगा और स्कूलों से सेफ्टी ऑफिसर्स को भी हटा दिया जाए। अगर वो बजट में कटौती करते हैं और चीजें ऐसी ही रहती हैं या जो इक़्तिदार में है वो ऐसा ही रहने देते हैं तो कुछ भी नहीं बदला जा सकता, मामलात वैसे ही रहेंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो सिटी हॉल के सामने ही रहेंगे और अपने मुजाहरे जारी रखेंगे। सेलिया मेंडोजा के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। हाल ही में अमेरिका भर में नस्ली तासुब के खात्मे और समाजी इंसाफ के लिए मुजाहिरे हुए, जिनमें पाकिस्तानी अमेरिकन समेत मुख्तलिफ नस्ली पस मंज़र और अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी भी शरीक हुए। जबकि कई शहरों में नस्ली इम्तियाज़ बरतने वाली अहम शख्सियात के मुजस्समे तोड़ने और उन्हें हटाने का सिलसिला अब भी जारी है। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे और समाजी इंसाफ के बारे में मुस्लिम अमेरिकन्स क्या सोचते हैं, ये पूछा हमारे साथी नदीम याकूब ने टेक्सास में काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की ओहदेदार सरबत हुसैन से। ये सिस्टमैटिक चेंजेस जो है ना ऊपर से लेकर नीचे तक आनी है, हर जगह आनी है। और अगर मेंटालिटी लोगों की बदलनी है तो फिर आपके एजुकेशनल सिस्टम से ही शुरू करना होगा, क्योंकि अब तो जो है अच्छे भी अमेरिकन्स बहुत हैं जो हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। ब्लैक लाइफ मैटर्स में आगे थे वो लोग भी, मगर अगर इसको जड़ से निकालना है तो फिर स्कूलों से शुरू होगा। ये तरबियत बच्चों की होनी चाहिए, जब तक नहीं होगी ये नहीं हो नहीं सकता। रेशियल प्रोफाइलिंग अमेरिका में जो शुरू हुई थी लिंचिंग के टाइम से शुरू हुई थी, जो एटीट्यूड है कि हमारे अलावा कोई अच्छा हो नहीं सकता, रंग बहुत ज़रूरी है। और बाहर से आने वाले तो फिर जाहिर है उनके ऊपर पहले तो ये कालों पे था, अब ये सबके ऊपर आ। ट्रेडिशनली और तारीखी तौर पे यहाँ पर जब रेसिज्म की बात होती है तो वो सिर्फ ब्लैक्स के हवाले से है,
کہ جی افریقن امریکنز جو ہیں ان کے خلاف ہے یہ، لیکن جو ایشین کمیونٹی ہے، چائنیز ہے یا دوسرے کمیونٹیز ہیں، ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ بھی تو اسی طرح کے ایکسپیرینسز رہے ہیں. وہ کیوں ابھی تک سامنے نہیں آئے یا اب ان کو سامنے آنے کی کیوں ضرورت ہے؟ افریقن امریکنز کے خلاف بھی پہلے کوئی سامنے نہیں آتا تھا. یہ بلیک لائف موومنٹ نے یہ شروع کیا، ٹھیک ہے، اور ہماری کمیونٹیز میں جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان کو بھی ہمت کر کے ایز اے ہول باہر نکلنا ہوگا سڑکوں کے اوپر. ہمارے پاس ابھی تک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جو ایکٹیوسٹ ہیں ہماری طرح وہ تو افریقن امریکنز کے ساتھ اور لاطینوز کے ساتھ سب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کتنے ہیں؟ You can count them on your fingers. اپنی کمیونٹی کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ان کا ہمارا معاملہ نہیں ہے، تم کیوں جا رہی ہو باہر، تم کیوں اپنے پہ سہارا لے رہی ہو. اور پھر یہاں تک ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو گیا بعض لوگوں میں کہ ظاہر ہے جب ہم لوگ ویزیبل ہوتے ہیں ان چیزوں میں تو ہمارے پہ اٹیکس بھی شروع ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں تو ہیٹ فل ای میلز آ رہے ہیں، لیٹرز آ رہے ہیں میل میں، اور جب ہماری کمیونٹی میں پتہ چلتا ہے تو لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ دکھنا پسند نہیں کرتے. آپ کے خیال میں مسلم کمیونٹی یا مائنورٹیز، ریلیجس مائنورٹیز کو کیا کرنا چاہیے اپنی آواز اٹھانے کے لیے اور اپنی آواز تاکہ سسٹمیٹک چینجز ہوں؟ جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے کہ ہمارے پاس جسٹس، فریڈم، ایکوالٹی اسلام کا حصہ ہے. میری نظر میں اگر آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آپ مسلمان ہوئے کہاں؟ آپ وہ اسلام کا مین رکن تو فالو ہی نہیں کر رہے نا. کچھ نہیں ہے تو اپنی جگہ سے وہ جو مارچ کر رہے ہیں باہر، ان کے پاس پانی نہیں ہے، جا کے ان کو پانی بانٹ دو بھائی، کچھ کر دو، کسی صورت سے ان کے ساتھ رہو. لیکن ہمارے پاس تو کالے گورے کا اتنا فرق ہے کہ خود مسلمانوں میں جو انڈین پاکستانی مسلمان ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، جو ریسزم ہمارے اندر ساؤتھ ایشین کمیونٹی خاص طور پہ کلر کے بارے میں، وہ یہاں پہ اس کے بارے میں کچھ اویئرنس آ رہی ہے کمیونٹی میں، کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ ابھی we still have to go a long ways. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں میں ہو گئے ہیں بہتر، لیکن پیچھے سے تو ضرور کہیں گے کہ ہاں بہت اچھا کام ہے، یہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نیوز بھی نہیں دیکھتے، اور جیسے ان کا معاملہ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا معاملہ نہیں ہے تو تم کیوں اٹھ رہے ہو. تو وہ ہمارے پاس ابھی پورے طریقے سے آیا نہیں، لیکن پھر بھی پہلے سے بہتر ہے. اور سب سے زیادہ ینگر جنریشن جو ہے نا، ہمارا یوتھ، وہ ضرور باہر نکل رہا ہے. ماں باپ اگر نہ بھی چاہیں تو وہ پھر بھی نکل آتے. تو ماشاءاللہ ان سے امید ہے. ہم لوگوں کی جنریشن جو ہے ابھی سٹل کافی بیکورڈ ہے. شکریہ شکریہ شکریہ. کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا شکریہ. پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا شکریہ. حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. پالتو جانور رکھنے کا شوق اکثر لوگوں کو ہوتا ہے اور ان کی نگہداشت اور علاج معالجے پر بھرپور توجہ دینا ضروری ہے. لیکن کرونا وائرس کی وبا کے دوران جانوروں کے ڈاکٹروں سے رجوع کرنا کچھ مشکل ہو گیا ہے. پشاور کے چند نوجوانوں نے پالتو جانوروں کے علاج کے لیے آن لائن سروس شروع کی ہے. مزید جاننے کے لیے دیکھیے عمر فاروق کی یہ رپورٹ. سونو شہروز اپنے پالتو کتے سے بہت پیار کرتے ہیں. کچھ ہفتے پہلے جب ان کا کتا بیمار ہوا تو یہ اس کے علاج کے بارے میں پریشان ہو گئے، کیونکہ کورونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کے دوران ٹرانسپورٹ اور جانوروں کے کلینکس بند تھے. پہلے مشکل یہ تھی کہ یہاں سے گاڑی کرانی پڑتی تھی اور اس میں لے کے جانا پڑتا تھا، ذرا دور تھا اس وجہ سے. تو ابھی سر خود گھر آ جاتے ہیں، ہم کال کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو. ان کی یہ مشکل حل کی پشاور میں اپنی نوعیت کی پہلی آن لائن ویٹرنٹی سروس ڈیجیٹل ویٹرنٹی سروسز آف پاکستان نے. یہ آئیڈیا ماہر حیوانیات ڈاکٹر محمد حارث اور ان کے ساتھیوں کا ہے. ڈاکٹر حارث کہتے ہیں کہ اس شعبے میں سرکاری نوکری ملنا مشکل ہے اور پرائیویٹ کلینکس کے اخراجات اٹھانا بھی آسان نہیں، اور اسی لیے انہوں نے ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کا سوچا. کنسلٹیشن ہم دیتے ہیں لائف اسٹاک کنسلٹیشن، لائف اسٹاک فارمنگ جو ہے ڈیری فارمنگ، اس کی کنسلٹیشن دیتے ہیں. پولٹری فارمنگ کی جو کنسلٹیشن ہے وہ دیتے ہیں. ویکسینیشن کے حوالے سے
हम वो एनिमल्स की अनर को हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ये देते हैं। अब तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से कम अज़ कम 18 डॉक्टर्स डिजिटल वेटरनिटी सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो चुके हैं और उसकी खिदमात सूबे के 18 मुख्तलिफ अजला में दस्तयाब हैं। कोरोना वायरस के दिनों में भी उनका काम भरपूर तरीके से जारी है। कोविड-19 पेंडेमिक से तो बहुत ज़्यादा एनिमल बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि जो वेटनरी क्लिनिक्स है वो कोविड-19 में बंद है। तो हमारा जो स्टार्टअप है ये ऑनलाइन हम डोर स्टेप पे मतलब वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है एनिमल की अनर्स को हमारे स्टार्टअप में। कोरोना वायरस की वबा के दौरान पाकिस्तान में ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल बढ़ रहा है। डॉक्टर हारिस की कोशिश है कि ये रुझान सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवरों के लिए भी नई आसानियों का सबब बने। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। और अब आखिर में मिलते हैं सिम्बा से, जिसे कडल्स या लोगों के गले मिलना बहुत पसंद है। 10 महीने की उम्र का ये शेर जनूबी रूस के एक शहर में सेव मी या मुझे बचाएं नामी जानवरों की एक पनाहगाह में रह रहा है। यहाँ की टीम ने इसकी जान कैसे बचाई, आप देख सकेंगे इस रिपोर्ट में। कुछ महीने पहले सिम्बा बहिरा असूद के करीब वाक़े सूची रिजोर्ट्स के इलाके में गैर कानूनी कारोबार करने वालों के हाथों जख्मी होने के बाद तकरीबन मरने के करीब पहुंच गया था। शिकारियों ने उसके पंजे तोड़ दिए थे ताकि वो भाग ना सके और उसे एक तहखाने में बुरे हाल में रखा गया था। उसके आधे जिस्म में बिस्तर पर पड़े रहने से जख्म बन गए थे और उसकी खाल पेशाब से भीगी हुई थी और वो कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था। इस शेर के लिए मामूली हरकत भी तकलीफ दे थी और अपने पंजों से आंखें छुपाता था, जिससे हमें ये तासुर मिला कि ये ऐसा सोच रहा है कि कोई उसे पीटने वाला है और वो अपनी हिफाजत कर रहा है जैसे इंसान अपनी हिफाजत करते हैं। कैरन डालाकियान जानवरों के डॉक्टर हैं और इस पनागाह के मालिक भी हैं। उन्होंने कहा कि वो जानते थे कि सिम्बा को बचाने के लिए उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। मैंने अपने अमले को इकट्ठा किया और कहा कि सूरत हाल ये है कि हमें सूची रिजॉर्ट्स जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी हालत के मुताबिक उसके पास ज़िंदा रहने के लिए कम वक्त बाकी है। इस हकीकत के बावजूद कि मुल्क में वबा फैली है, हवाई अड्डों में करंतना के इक़दामात किए गए हैं, परवाज़ों पर पाबंदियाँ हैं, लेकिन हमने परवाज़ का फ़ैसला किया। और उन्होंने पहुंचते ही इलाज शुरू किया और सिम्बा को अपने साथ शेलियाबिंस्क वापस ले आए। कैरन डालाकियान का बेटा वाशिंगटन डालाकियान शेल्टर में रजाकाराना तौर पर काम करते हैं और वो सिम्बा की उस हालत को कुछ यूं बयां करते हैं। इसकी 2 हड्डियां टूटी हुई थीं, एक पंजा 2 जगहों से फ्रैक्चर हुआ था। हमने एक्सरे किए और तिब्बी नतीजा ये निकला कि वो खुद ही अपने आप को ऐसे जख्मी नहीं कर सकता था। ये इंसानी हाथों या किसी दूसरे हथियारों के इस्तेमाल की वजह से इस हालत में था। अपने इलाज के आगाज पर सिम्बा को रोजाना 17 इंजेक्शन लगते थे। शेलियाबिंस्क पहुंचने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी और पेट की सर्जरीज हो चुकी हैं। 1 माह के अंदर अब वो खुद ही खड़ा हो सकता है। अब सिम्बा आजादाना तौर पर खेल सकता है। इस शेल्टर में काम करने वाले सिम्बा को खुशकिस्मत समझते हैं। इसका मुस्तकबिल रोशन है, लेकिन तहखाने की नस्ल की बदकिस्मत शेरों की एक बड़ी तादाद अब भी इन मसलों से गुजर रही है। इनको बेचा और खरीदा जाता है। इन्हें जानवरों की तरह नहीं बल्कि गोश्त के टुकड़े समझा जाता है। इस साल के शुरू में WWF ने रूसी फेडरेशन में वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें पता चला कि रूस में हजारों जिंदा जानवरों का गैर कानूनी तौर पर कारोबार किया जाता है। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का View 360 शो। मुझे फाइजा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए।